बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का आज हम लोग छठा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। छठा अध्याय जो कि अंतिम दौर एक शीर्षक के अंतर्गत है और इसमें जो पहला बिंदु है वह है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। तो यहाँ पर हम लोग इस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। तो अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना जो है वो भारत में बिल्कुल नई घटना थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। तो भारत जो है अब तक जीता जा चुका था। कई शासक जो है उस पर सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करे और जीते, लेकिन वो कभी भी इस तरह के कभी गुलाम नहीं बना था और वो कभी ऐसे शासक के अधीन नहीं रहा है जिसका कि शासक मूल रूप से विदेशी हो और उसकी वो जो है वो दूसरे देश से, अपने देश से भारत देश का जो है संचालन कर रहा हो और वो जो है दूसरे देश वाले आकर यहाँ पर शासन करें। और ये जो है दोनों ही रूप से मूल और जो है लोग अंग्रेज़ दोनों ही जो है वो विदेशी थे। तो यहाँ पर जो है भारत पूरी तरह से अपनी स्वाधीनता जो है वो खो रहा था। तो स्वाधीनता उसकी खो चुकी थी। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाज़ार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। विघटन करना मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो नया पूंजीवाद यानी कि जो पैसे वाले थे वो सारे विश्व में जो बाज़ार तैयार कर रहे थे उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ रहा था। भारत का अपना अस्तित्व जो है वो खोता जा रहा था और वह विदेशी व्यापारियों के अधीन हो गया था और उसने भारतीय समाज के पूरे संरचनात्मक आधार को, यानी कि जिस तरह से पहले भारत का यहाँ पे व्यापार और यहाँ का आर्थिक जो है नियम ये सारे चल रहे थे, वो सब पूरी तरह से बंद हो जाता है। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, यानी कि अंग्रेज़ जो है वो अपने देश से भारत देश में अपना शासन चलाते थे और जो उस पर लाद दी गई थी, और यानी कि भारत के लोगों को, भारतीयों को उसे जो है स्वीकार करना इनकी मजबूरी हो गई थी। उनके बनाए कानून को, उनके बनाए व्यापार के नियमों को और
ये सभी चीज़ें यानी कि व्यापार के लिए उपनिवेश करना, ये सारी चीज़ें जो है भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया था। यानी कि वो उसका पूरी तरह से गुलाम बन के रह गया था। पुछल्ला कहते हैं कि जो वो बोलते थे वही ये लोग करते थे। अंग्रेज़ों ने अपने अंग्रेज़ी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े ज़मींदार पैदा किए, यानी कि उन्होंने ज़मींदारों को खरीद लिया। ऐसे ज़मींदार जो बड़े धनी हुआ करते थे, उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। वे किसानों से लगान लेते थे और उनका मकसद यही था कि किसानों से जो है लगान के तौर पर पैसा लिया जाए, और ये ज़मींदार पैसा वसूलने का काम करते थे और अंग्रेज़ों को भी इसमें हिस्सा मिलता था। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना ज़रूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेज़ों के स्वार्थ से अभिन्न हो, यानी कि भिन्न ना हो। अभिन्न मतलब जो अलग ना हो, दोनों का स्वार्थ एक हो। तो दोनों का ही स्वार्थ पैसा था, क्योंकि ज़मींदार का भी काम जो है बिना पैसे के नहीं चल सकता था, और अंग्रेज़ों को तो पैसा चाहिए ही था। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। सुदृढ़ मतलब मजबूत, सुदृढ़, सुदृढ़ का अर्थ है मजबूत। सुदृढ़ किया, मजबूत किया। इस व्यवस्था में ज़मींदार थे, राजा थे, और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। तो सरकार के दो खास महकमे थे, यानी मालगुजारी और पुलिस। महकमा कहते हैं कि उसके जैसे दो हाथ थे। तो इन दो खास महकमे थे जिसके द्वारा, यानी कि ये दो समूह था जिसके द्वारा जो है इन दोनों के ऊपर हर ज़िले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था, जो सभी पर जो है नियंत्रण रखता था। तो मालगुजारी और पुलिस, इन दोनों के ऊपर जो है वो बहुत बड़े कर्मचारियों की संख्या थी इसमें, और इन दोनों के ऊपर जो है और ऊंची पोस्ट पर कलेक्टर था, जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अंडे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया, इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते थे। तो ब्रिटेन जो है वो अपने खर्च के लिए भी भारत पर निर्भर रहता था, और इस तरह से इनको जो है भारत को उन्होंने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। तो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमज़ोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। तो यहाँ पर जो है भारतीयों को इससे मायूस होना मतलब उदास होना, और क्रोध आना, यानी कि जब हम अपने ही देश में दूसरे देश के लोगों के द्वारा पराधीन किए जाते हैं, हमें उनके अधीन रहना होता है, हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, तो इस तरह से क्रोध आना स्वाभाविक है। और मायूसी इसलिए आती है कि मेहनत करने के बाद भी हमें उतना नहीं प्राप्त होता जितना प्राप्त होना चाहिए। और फिर भी अनेक क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमज़ोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। तो अंग्रेज़ों की यह नीति थी कि फूट डालो और राज करो। तो ये जो है यहाँ पर जहाँ पे संगठन देखते थे वहाँ पर ये कार्य करते थे। तो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेज़ी शिक्षा और समाचार पत्र। तो जब कोई भी जो है गलत चीज़ें, कोई भी जो है हमारे देश के लिए जो अनुकूल ना हो, भारत के लिए जो सही ना हो, तो जब अन्याय, अत्याचार ये सब बढ़ जाता है, तब उसके लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया जाता है। और भारत के लोगों ने भी इस बारे में
सोचना शुरू किया। तो अब है दूसरा जो बिंदु है इसमें, भारत में दूसरा है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध यानी कि अंतर्विरोध का मतलब होता है आपस में जो उनके अंदर जो है आपस में जो विरोध चल रहा था, भारत में आए हुए ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध। राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेज़ी शिक्षा और समाचार पत्र, अंग्रेज़ी शिक्षा और समाचार पत्र। अब इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने, जिनमें शिक्षाविद, प्राच्य विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अब यहाँ पर जो व्यक्तिगत रूप से यानी कि खुद से व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज़ों ने, जिनमें शिक्षाविद यानी कि पढ़े लिखे लोग, विद्वान, प्राच्य विद्या विशारद यानी कि प्राचीन विद्याओं के ज्ञाता, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेज़ी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेज़ों को ही है, जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। तो यानी कि ये सभी जो है वो अंग्रेज़ी से संबंधित साहित्यों का और राजनीति परंपरा से भारत को परिचित कराने के लिए इन्होंने कुछ छात्रों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। यानी कि उन्हें क्लर्क की ज़रूरत थी, ऐसे जो है लिपिक की ज़रूरत थी, जो कि उनका कागज़ पे, उनके पेपर पे, उनके रजिस्टर पे काम पूरा कर सके और उनका हिसाब किताब रख सके। तो वो उनको जो है अपने कार्यों के लिए, अपने जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको क्लर्क की आवश्यकता थी। और वे जो है भारत में शिक्षा का बहुत प्रचार नहीं चाहते थे, लेकिन शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने वाले कि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो ज़्यादा जो है जागरूक हो जाएंगे, इसीलिए वो शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते थे। लेकिन उन्हें खुद अपने व्यापार को, अपने राजनीतिक, अपने शासन को चलाने के लिए उन्हें क्लर्क की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने जो है मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। यानी कि अब जो है उन्होंने शिक्षा के लिए भी काम करना शुरू किया और धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। तो इस तरह से जो है आधुनिक चेतना का मतलब है कि नई सोच जो समय के अनुसार लोगों में होनी चाहिए थी, नहीं तो ये अंग्रेजी शासन जो है भारतीयों को और भी अधिक गुलामी की ओर ले जाता और शायद उससे निकलना मुश्किल होता। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा।
भारत ने अपने दार्शनिक विचारों को नहीं छोड़ा और यूरोप के विचारों से वो बहुत प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने विचार अंग्रेज़ी शासन के विचार से, अंग्रेज़ों के विचार से, अंग्रेज़ों के दार्शनिक बातों से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों का जो रहन सहन था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो उनका जो है परंपरा थी, जो उनकी संस्कृति थी, वो यहाँ के लोगों को नहीं ठीक लगती थी और इसीलिए वे अपने आप को ज़्यादा सही मानते थे और इसलिए और बहुत जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों के आने से यहाँ उनकी संस्कृति जो है यहाँ के लोगों को प्रभावित करने लगी। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके, यह सब ऐसी बातें थीं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई, यानी कि जो किसान अपने खेतों पर खेती करके अपने अनाज को उगाते थे, उसमें जो भी पैदा होता था उसके वो मालिक होते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था टूट गई, यानी कि समाप्त होती गई और उसका स्थान वैयक्तिक संपत्ति और ज़मींदारी ने ले लिया। मुद्रा केंद्रित अर्थव्यवस्था का चलन हुआ और ज़मीन बिकाऊ वस्तु हो गई और ज़मीन को लोग बेचने लगे। तो इस तरह से जो है ये नई तकनीकों का भी जो है आगमन हुआ हमारे देश में और बहुत सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित होने लगी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की भी ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया, इनको भारत में भी इनकी व्यवस्था की। तो सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला, प्रकट मतलब दिखाई देने वाला और व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर जो बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, तो वो ये था कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई और ज़मीन बिकाऊ वस्तु हो गई। पहले लोग अपने खेतों के खुद मालिक हुआ करते थे और उसी से वो जो है अनाज उगाते थे और खाते थे, उनका जीवन यापन होता था। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था और 50 वर्ष का समय बहुत होता है किसी को भी समझने के लिए। तो बंगाल ने जो है इस परिवर्तन को पहले ही समझ लिया था और उसे अनुभव भी हो गया था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो कि समाज सुधारक के रूप में भी उनको देखा जाता है। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। तो जो लोग जो ज्ञानी थे, जिनको कि प्राचीन का भी ज्ञान था, प्राचीन काल का और नवीन ज्ञान का भी जिन्हें मालूम था, जो आज के समय के हिसाब से भी जो जानते थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। इन सब साहित्यों की जानकारी होने से ही ये लोग सही निर्णय कर पाते थे, सही मार्ग चुन पाते थे। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। यानी कि ये जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, कहने का मतलब है कि इनका भी जो जन्म है ये दोनों ही संस्कृतियों को मिलकर हुआ था। तो इस तरह से ये जो है भारत के सुसंस्कृत वर्ग के माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी। यानी कि ये इतने विद्वान थे, इन्हें भाषाओं का बहुत ज्ञान था और भाषाओं का ज्ञान होने से जो है इन्हें सही ये जानकारी मिलती थी कि किस भाषा में, यानी कि वो जिस भी देश की भाषा से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के लोगों को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक था। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा
पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्यों की ओर झुके। तुलनात्मक राजा राम मोहन राय जो है वो अब उनको दार्शनिक यानी कि फिलॉसफी के भी वो बहुत बड़े विद्वान थे और विद्वतापूर्ण झुकाव के कारण, और उन्हें बहुत ज्ञान था, वो विद्वान थे। तो इसके कारण भी राम मोहन राय जो है प्राचीन साहित्यों की ओर झुके और उन्होंने प्राचीन साहित्यों का भी अध्ययन किया। और इसी से जो है उन्हें दूसरे देशों के साहित्यों के जरिए भी वहाँ के लोगों का, वहाँ की सोच का, वहाँ की विचारधारा, संस्कृति, इन सबको, वहाँ क्या की दार्शनिक बातें, इन सब को समझने का मौका मिला। तो यहाँ पे तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताऊ पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। तो इस तरह से जो है इनको तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति के कारण, यानी कि वो उनको सभी धर्मों में जो बातें कही गई हैं वो उसको अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए जो है ये शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर, यानी कि आधुनिक समय की मांग के अनुसार शिक्षा को परिवर्तित करके उनको पंडिताऊ पद्धति से, यानी कि पंडितों के द्वारा जो पढ़ाया जाता था, जो ज्ञान दिया जाता था और वो जो है वो उन्हीं के लाभ के लिए होता था, तो ऐसी पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। यानी कि जो उस समय शिक्षा दी जाती थी उसके साथ साथ इन अनेक विषयों की शिक्षा भी देने के लिए उन्होंने लिखा था गवर्नर जनरल को। तो इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। आरंभ में उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे। वे मानते सभी को थे, लेकिन वो जो है खुद को जो ठीक लगता था वही वो मानते थे। परंतु उन्होंने इस धर्म को उनकी कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उसके साथ संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी और सती प्रथा जो कि एक बहुत ही निंदनीय और अत्याचार से युक्त जो है ये प्रथा थी कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी की चिता में जलना होता था, तो ये बहुत ही अमानवीय था। ऐसी प्रथाओं को समाप्त करना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए जो है जो विद्वान थे, जो जानकार थे, वही इसके लिए आवाज़ उठा सकते थे, जो कि और ये समाज की कुप्रथाएं थी, तो इसको जो है दूर करना, इसको बंद करना इतना आसान नहीं था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया इसके लिए और इसके विरोध में आवाज़ उठाई और फिर जो है ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी और तब से जो है ये प्रथा बंद हुई। राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने कई अखबार निकाले, यानी कि अब अंग्रेज़ यहाँ पर इतने अधिक स्थापित हो गए थे, इतने मजबूत हो गए थे कि उन्होंने जो है यहाँ पर अखबार भी निकालना शुरू किया और जिसमें जो है वो उन्हीं इन अखबारों में आम तौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। तो ये पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। राजा राम मोहन राय भी जो है वो अपने विचार को लिखा करते थे अखबारों में। और 1780 के बाद भारत में जब अंग्रेज़ों ने भी अखबार निकालने शुरू किए तो उसमें भी जो है सरकार की आलोचना की जाती थी, जो कमियां होती थी उसको गिनाया जाता था। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था
और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था। 1818 में अंग्रेज़ी में निकला था। उसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं में कोलकाता जो अब है, मद्रास, चेन्नई और बम्बई, मुंबई से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेज़ी से निकलने लगी। ये जो नाम है ये बदल गए हैं। मद्रास अब चेन्नई हो गया है, बम्बई को अब मुंबई कहते हैं और कलकत्ता को कोलकाता कहते हैं, कोलकाता। तो इस तरह से यहाँ भी जो है बहुत से अखबार निकलने लगे और बड़े अखबार और पत्रिकाएं भी निकलने लगे। राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। यानी कि राम मोहन राय जो थे वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को, ऐसी परंपराओं को, उनके खिलाफ उनका विरोध करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि समाज में ऐसी चीज़ें न हों जो कि अमानवीय हो। तो राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका समन्वयवादी और विश्वजनीन दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। यानी कि इन रीति रिवाजों को, इन परंपराओं को और जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएँ थी, इनको जो है जो बहुत कड़ाई से जो मानते थे, उनको जो है राम मोहन राय के विचार अच्छे नहीं लगते थे। वे इनको नापसंद करते थे और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जो है राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। तो यहाँ पे जो तीसरा बिंदु है, सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद यानी कि जाति के आधार पर जो क्रांति हुई। अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान, वहाँ पर जो है अकाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब कोलकाता में जो है बंगाल में उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ समझौता कर लिया। नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। ऐसे अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों से पिस रहे थे, क्योंकि उस पर लगान बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेज़ी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। उन्हें ऐसा लग रहा था, नया बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि जो नया पढ़ा लिखा वर्ग था, उसे लगता था कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही उनका कल्याण हो सकता है और इससे ही उनकी प्रगति होगी, विकास होगा। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में मद्रास और मुंबई में थी। लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैली थी। तो सामान्य जनता में भी जो है वो असंतोष था, यानी कि उनको भी जो है पूरी तरह से संतुष्टि नहीं थी और वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। तो यहाँ पर हम लोग आगे मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी।
विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेज़ी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। तो इस तरह से जो है भारत में स्वाधीनता की लड़ाई का आरंभ हुआ और धीरे धीरे जो है ये सभी योजनाएं जो है भले ही विफल हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है स्वाधीनता के विचार लोगों में आने लगे। तो आज की इस कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।